थे शहर के, वो कहीं पीछे छूट गए और मुद्दों की सियासत फिर नहीं हुई। साथ और बिरादरी और जिस तरह से सर ने बताया कि मजहब के नाम पे यहाँ पे लोगों को बांटा गया, लेकिन हर शहर में जिस शहर की बड़ी आबादी है वहाँ के लोगों के मसले मसाइल भी हैं और यहाँ पे भी हैं। दो शहर जितना मैंने अपनी रिपोर्टिंग में देखा कि शहर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आप देखेंगे तो आपको लगेगा तरक्की हुई है, दूसरा हिस्सा देखेंगे काम करने की जरूरत है। बहुत से लोग यहाँ पे हमारे साथ उसी इलाके से आते हैं। सड़क, पानी, बिजली, ये मुद्दा बेसिक है और होना भी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है आरटीआई के जरिए काफी लड़ाई की है और उस इलाके से भी आते हैं। क्या दर्द है उन लोगों का, पॉलिटिकली कितना जो है सियासत ने आपको फायदा पहुंचाया, ये भी कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए कितना फायदा पहुंचा, किस तरह से आप देखिए, हमारी तंजीम 2010 से अल्हरत फाउंडेशन काम कर रही है और हमने उसी टाइम से मुख्तलिफ विभागों से सूचना प्राप्त की और हमने कुछ सर्वे किया। जाकिर कॉलोनी है, अहमदनगर है, लक्ष्मीपुरा है, रशीद नगर, शकूर नगर, तारपुर, मुस्लिम बड़ी इलाके हैं और इन इलाकों को आबादी लगभग 30 साल हो गए, लेकिन आज भी उस इलाकों में रहने वाले लोग तरक्की के लिए रास्ता देख रहे हैं। सुनी सुनाई बातें नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे गया हूँ, आपको मैंने वाकई में हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी जमात से शख्स मौजूद है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सब इलाकों में जाते हैं, उनको पता है कि मुद्दे असल में क्या है। तो कहेंगे क्या खासतौर पर आप मानते हैं कि इस वजह क्या है, क्योंकि यहाँ से जो सांसद आते हैं क्या ऐसा है कि वो इलाकों में कुछ इम्तियाज ऐसा बढ़ता जाता है, फिर जो है वो नहीं करना चाहते काम उन इलाकों में, कुछ ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है? अभी प्रोफेसर के.डी. शर्मा साहब ने कुछ बताया, वो काफी पुराना था, लेकिन मैंने अपने बचपन से अब तक सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो मैंने जो देखा है उसकी सच्चाई ये है कि जो बीच का दौर रहा, हमारा बचपन और जवानी जो गुजरी, प्यार मोहब्बत, और मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमें हमारे किसी बड़े ने ये नहीं कहा कि ये कभी मुसलमान की इसकी बच जाओ, सही कहा जा रहा है, इतनी दुनिया पैदा करते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो हालात थे पहले मेरठ के और जिस तरह से एक बदलाव का दौर आया, पॉलिटिक्स उसमें जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं साथ बिरादरी के नाम पे वोट पड़ते हैं। एक जो इक्वेशन अब बनी है अभी बड़ी, अगर मैं सियासी जमातों की बात करूँ तो उसमें से बीजेपी से वो हैं राजेंद्र अग्रवाल, सिटिंग एमपी हैं, और बीएसपी से शाहिद इखलाक हैं, सपा से समाजवादी पार्टी से शाहिद मंसूर हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, और उसके अलावा वो जो है उम्मीदवार भी एमपी इलेक्शन में मेरठ से नरमा आई कुछ, उससे एक कांग्रेस ने उम्मीद जगाने की कोशिश की। ये 4 कैंडिडेट आपके सामने हैं, बड़े हैं, और आप पार्टी को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपके कैंडिडेट हैं वो हैं मेजर हिमांशु, जो बदलाव की बात करती है कि समाज में किस तरह से जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा और अब वो जो है लोकसभा के इलेक्शन में आ रहे हैं। ये कैंडिडेट किस तरह से अगर वोट बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, मुद्दों पे यहाँ की पब्लिक वोट कर रही है, या फिर वही जात बिरादरी और ग्लैमर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश है। खास मुद्दे ये है कि जो यहाँ के हालात हैं, आप जगह जगह पूरे शहर में फिर के देख लें, कहीं कोई सड़क ऐसी बाकी नहीं होगी जिसमें गड्ढे नहीं होंगे, जिसमें हमारे अब जो मुस्लिम इलाके हैं खासतौर से अगर आप उनकी तरफ देखें तो वहां पर कोई स्कूल आपको 1 किलोमीटर के दायरे में या कोई पोस्ट ऑफिस उस रोड पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारे खास मुद्दे एजुकेशन के खास तौर से जो मुसलमानों के इलाके हैं उनमें वो तालीमी इदारे नहीं है, उनमें पोस्ट ऑफिस नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, कहीं पुलिस चौकी होती गई है, जिससे और परेशानियां हम लोगों में पैदा होती हैं। बेसिक नीड्स को लेकर जो आवाम का एक दर्द होता है वो यहाँ पे है, और एक सबसे बड़ी जो मुद्दा है और जो होना भी चाहिए, वो पहले कहा जाता था कि मुजफ्फरनगर क्राइम में उसका ग्राफ सबसे ऊपर है, लेकिन जितना हम लोगों ने देखा इन 2-4 सालों 10 सालों 5 सालों में, मेरठ क्राइम के मामले में बहुत उभर के सामने आया है। रोज आए दिन क्राइम होते हैं। कई लोग मजाक में कहते हैं कि अगर मेरठ में इतने कत्ल नहीं हुए, 2 कत्ल नहीं हुए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम जब तक हमारे साथ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक हमारे साथ कोई कुछ वाक़या पेश नहीं आ रहा है तो हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन डाल के बैठे रहें। इसके लिए एक आवाज होनी चाहिए। कहीं कोई मुद्दा मुझे इस पे नहीं नजर आता। लोग बात करते हैं सर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं,
क्या एक माहौल बन गया इस शहर का, और ये सिक्योरिटी जो है, और खासतौर पर अगर हम खवातीन की बात करें, औरतों की बात करें, बच्चों की, जो बच्चियां हमारी पढ़ने जाती हैं स्कूल, जो एक माहौल बना हुआ है मेरठ में, क्या लगता है किस वजह से है, और इसका मतलब इलाज क्या है, कैसे हम करें? क्या इसके लिए सिर्फ सियासी नुमाइंदे जो है वो जिम्मेदार है, या फिर समाज भी जिम्मेदार है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है? उतना कितना दबाव रहता है एडमिनिस्ट्रेशन? बेसिक बात यह है कि इसकी बुनियाद में कोई जाता नहीं है। ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ ज्यादा बड़ा मसला है। मेरठ के अंदर पिछले 20 सालों से ये जितने भी हमारे से ज्यादा यानी जो मेरठ में रहे हैं लोग तो जानते हैं किस तरह से मेरठ नष्ट हुआ है। उसके दंगे भी बहुत बड़ा कारण है। आपका प्रोग्राम आ रहा नहीं जैसे आपने को राजनीतिक संरक्षण चाहिए, 787 नंबर पर है, उसी तरह से कानूनी संरक्षण चाहिए, और कानूनी संरक्षण के लिए जरूरी ये है कि जस्टिस एट द कोर्ट, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में दिखावटी तौर पर मैनिफेस्टो में जरूर होता है कि सस्ता सुलभ न्याय हम देंगे, लेकिन सर ये झूठे और बातें हैं, दिखावटी बातें हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री होते थे तो मेरठ बार एसोसिएशन के प्रांगण में आए थे, उन्होंने सबसे वादा किया था इस बात के लिए कि हम अगर प्रधानमंत्री हैं हम आपको हाईकोर्ट बेंच देंगे, उन्होंने नहीं दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने कुछ दिन के लिए, वो मेरठ बार एसोसिएशन में बतौर अतिथि आए थे, उन्होंने हमसे वादा किया कि हम हाईकोर्ट की बेंच क्या आपको हाईकोर्ट ही दे देंगे, अभिषेक को बताया उन्होंने नहीं दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी आए थे मेरठ बार एसोसिएशन प्रांगण में, उन्होंने वादा किया था कि हम हाईकोर्ट की बेंच देंगे और आपको यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन ये सब वादे दिखावटी वादे हैं, झूठे वादे हैं। औरत होने के नाते आपको क्या महसूस होता है कि वाकई में आपके लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं शहर के? हम लोगों के लिए तो ये कि सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पर भी हमारे जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहले एक तस्वीर आती है पुलिस की आती है। पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है, सब पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस का आमतौर पर पूरे हमारे मुल्क में पुलिस एक ही जैसी है। साउथ में जाएंगे थोड़ा अच्छा आपको माहौल मिल सकता है कॉपरेटिव, लेकिन आमतौर पर अगर हम मेरठ पुलिस की बात करें तो जिस तरह से जो क्राइम के यहाँ पे वाक़े होते हैं उससे यही लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसकी चूक है, करना नहीं चाहती है, फिर और जो दूसरी पॉलिटिकल वजह रही होंगी वो मुद्दा भी बनना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं जिनका कुछ दिन पहले ही उनके साथ से ही एक वाक़ा पेश आया, किस तरह से वो अपने शहर को देखते हैं, क्या एक नजरिया है उनके लिए, क्या मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो नुमाइंदे खड़े हुए क्या वो चाहते हैं उनसे। हाँ, ये वाक़या है 31 दिसंबर 2013, मतलब एक दिन पहले नए साल से पहले। तो मेरी मिसेज जो थी वो स्कूल जा रही थी, तो जैसे ही वो एटीएम से पैसे निकाल के लाती है तो कॉलेज की सैलरी होती नहीं थी टीचर्स की। तो सुबह करीबन 10:30 बजे का वाक़या है। ये कोतवाली के बिल्कुल जस्ट बराबर में वहाँ पर 2 लड़के बाइक पर आते हैं और उनसे पर्स छीन के ले जाते हैं। एक ये बहुत बड़ी, ये सिर्फ एक वाक़या जो मैंने आपको सुनवाया, ये सिर्फ इसका एक मकसद यही था कि वाकई में किस तरह से लोग यहाँ पे दहशतज़दा रहते हैं, जिनके साथ हो जाता है वो कुछ ज़्यादा है, वो बहुत उनके साथ नुकसान होता है और वो फिर बहुत ज्यादा कोसते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन जब फिर इलेक्शन जब आता है तो ये सब मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। शहर की बहुत बड़ा एक ये मुद्दा सिक्योरिटी का है। जब हम मेरठ शहर की बात करते हैं तो हम 3 चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ की, सीजर इंडस्ट्री, और बुनकर यानी टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो बुनकर जो है यहाँ का एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसकी रोजी रोटी ही उसी पे डिपेंड है। और वो जो है किस तरह से अब आज आजादी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि मेरठ को हब बनाया जाएगा, सीजर क्लस्टर यहाँ पे होंगे या फिर और दूसरे क्लस्टर्स टेक्सटाइल के, वो मदद की जाएगी। इसकी में अभी कितना फायदा पहुंचा, यहाँ पे हमारे ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जो बुनकर बिरादरी से जुड़े हुए हैं और उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो जनाब, किस तरह से आपका जो रोजगार का जरिया था उसमें कितना आपको जो है लगता है कि नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ, या फिर जो सरकारी स्कीम्स थी आपके शहर तक कैसे पहुंची, कितनी पहुंची, और अगर नहीं पहुंची तो उसकी वजह क्या है? हमारे शहर में बुनकरों के लिए पिछले 62-60 से देश आजाद हुआ, वोट लेने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, लालच दिखा के कि हम धारा लेंगे, लेकिन हमारे मेरठ में कताई भी आपको पता बंद हो चुकी है।
शहर में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तबका जो है वो सारे का सारा पसमानदा ही है। यहाँ तो बहुत सरमायादार है मुसलमानों में जो दूसरे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिनके बहुत बड़े कारोबार हैं। क्या कौम के लिए उन्होंने किया, वो पॉलिटिकल जो है बेनिफिट उठाने के लिए, पावर में आने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने दरअसल अपने समाज के लिए क्या किया? क्योंकि मेरठ के अंदर तालीम के मामले के अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आज मेरठ के अंदर जो हमारे तालीमी इदारे हैं बहुत बड़ी कम तादाद में है, और जो दो चार कुछ इदारे हैं भी, तो उसके अंदर गवर्नमेंट की वो सहूलियतें जो दूसरे इदारों को मिलती हैं वो हमारे मुस्लिम इदारों को नहीं मिलती। इसके अलावा आप यही तबके से आते हैं, आपकी नुमाइंदगी की बात करते हैं, वोट लेने आप जाएंगे तो आपकी बात करेंगे कि नहीं जो हूं मैं आपके तबके से हूं या फिर आपकी बिरादरी से हूं। बिरादरी पे वोट जरूर उनको चाहिए, लेकिन जब इस बिरादरी के लिए काम करने का वक्त आता है, सरमायादार है, अपनी तरफ से क्या दिया उन्होंने? सिर्फ आप मदरसे देख लीजिए, आप गलियों गलियों में खुले हुए आपको मिल जाएंगे जो तालीम दे रहे हैं और उनसे बच्चे जुड़े हुए हैं। मदरसों की इसमें जो है थोड़ा सा वो कहूंगा कि एक कोशिश है, लेकिन जब आप मॉडर्न स्कूल की बात करते हैं तो उसमें कोई इदारा ऐसा आपको नजर आता है कि इन नुमाइंदों से या फिर अपने तबके से आपने जो जब ये वोट मांगने आते हैं इनसे कुछ कहा कि अगर ठीक है सरकार हमें नहीं देती, लेकिन तुम तो सरमायादार हो, तुम हमारे लिए क्या करते हो? इस बात पर कभी आपने जो है कोशिश की कि आपके लोग? देखिए, जो मुस्लिम नुमाइंदे या दूसरे नुमाइंदे हमारे हैं, हालांकि साहिब हैसियत हैं, वो वादा तो करते हैं, लेकिन उसका हमेशा हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे कभी ये सब वादे करते रहे हैं। वादे करने के बाद जब इनके पास जाते हैं तो दरवाजा पे जाओ, कहने के बावजूद ये कह देते हैं कि देवी बैठे हैं, तो ऐसे लोग जब इस बात की उम्मीद करें, हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना हुक्म जारी करके और इलेक्शन कमीशन से कहा कि नोटा का आप बटन रखिएगा, अगर आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते और अपनी राय रखना चाहते हैं उसके बावजूद कि आपको कुछ नहीं पसंद है, तो वो नीचे वाला सबसे बटन आप नोटा का दबा दें, आपकी राय का इजहार उसमें हो जाएगा कि इनमें से कोई शिकायत नहीं है कि वो हमारी मदद कर सके। अगर जब हम पसमानदा तबके की बात करते हैं तो सिर्फ क्या हम उम्मीद करते हैं अपने नुमाइंदों से कि वो हमारे लिए सब कुछ करें? इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मेरठ शहर में मुसलमानों की, क्या उस शहर के तबके में मुस्लिम तबका जो है यहाँ पे, उस शहर के लोगों ने अपने तौर पे कुछ करने की कोशिश की? 2002 से यहाँ पे शोबा उर्दू से जुड़े हुए हैं डॉक्टर असलम जैदपुरी हमारे साथ, उन्होंने शहर को देखा, बहुत सारी तकरीबात यहाँ पर मुनक़िद होती हैं, लोगों से मिलना जुलना है। क्या सर आपने क्या एक अंदाजा लगाया कि इतना बड़ा जो है वो तबका है यहाँ पे मुसलमानों का, और जो है सरमायादार भी है, उसमें पसमानदा भी है, खुद के लिए क्या कोशिश की और किन मुद्दों पे शहर के उन्होंने ऐसी की? आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत संजीदा कोशिश इस तरफ हुई है। मैं तकरीबन 2002 से हूँ यहाँ, लेकिन तालीम के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो मेरठ एजुकेशनली हब है। मेरठ में 3 यूनिवर्सिटीज हैं, 4 यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों का कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है।